सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध किसे कहते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है, यानी कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद हम विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत बल्ब की संरचना कैसे होती है, उसका नामांकित चित्र हम देखेंगे। और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले के चैप्टर्स भी आप लोग पढ़ लीजिए। सभी चैप्टर्स में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं आप लोग के साइंस विषय में स्पेशली, ताकि आप लोग का साइंस विषय बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिरोध या रेजिस्टेंस किसे कहते हैं। वह युक्ति जो धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करती है वह प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इस तरीके से प्रतिरोध को परिपथ में इस संकेत से, यानी कि इस तरीके का एक संकेत होता है, इस तरीके का, इसे हम प्रतिरोध के नाम से इस संकेत को जानते हैं। इसको अच्छे से आप पहचान लीजिए, अभी इसी के बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ आगे। तो चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात ही किसी निश्चित चालक के लिए सदैव स्थिर होता है। यानी कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि विभवांतर को V से डिनोट करते हैं और धारा को I से। तो V और I का जो अनुपात होता है वही होता है R के बराबर, यानी कि प्रतिरोध के बराबर। तो देखिए, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, धारा को I से। I मतलब एम्पियर में, धारा किस में मापते हैं हम, एम्पियर में, और विभवांतर को वोल्ट में। तो प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा इस तरीके से V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I, या इस तरीके से भी हम लिखते हैं V बराबर IR। तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं V बराबर IR। कुछ नहीं किया मैंने, R बराबर V बाई I दिया है, या V बाई I बराबर हम R लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देखिए V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू I R हो जाएगा। इस तरीके से I R के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग कि जो प्रतिरोध होता है ये क्या करता है, धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। यानी कि धारा, अगर विद्युत धारा जा रही है तो उसके मार्ग में यह क्या करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है। जैसे कि हम कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, स्कूटी कुछ भी चला रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हवा का क्या आता है, प्रतिरोध आता है ना। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हवा का प्रतिरोध आता है। जितनी तेज हम गाड़ी चलाएंगे उतना ही तेज प्रतिरोध, उतनी तेज हमें हवा महसूस होती है कि हमारे विपरीत जा रही है। तो ऐसे ही जब करंट फ्लो करता है तार में, तो वहां पर भी प्रतिरोध उत्पन्न होता है, यानी कि उसके मार्ग में बाधा की तरह। ठीक है, तो इस बाधा को कैसे हम कम से कम कर सकते हैं, कैसे हम बिजली की अधिक से अधिक बचत कर सकते हैं, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट हो रहा है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। किसी चालक के सिरों का विभवांतर, अभी आपने पढ़ा है R बराबर V अपॉन I, यानी कि विभवांतर और धारा का अनुपात ही क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो विभवांतर यहाँ पर कितना दिया है, 8 दिया है, और धारा कितना है दोस्तों, यहाँ पर आप सही कर लीजिए। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा उसमें धारा 4 एम्पियर की बह रही है, यहाँ पर आपको लिखना है इसको। यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा धारा 4 एम्पियर की बह रही है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा, तो देखिए V बराबर 8 वोल्ट, I बराबर 4 एम्पियर दिया हुआ है। तो R इक्वल टू V अपॉन I, जो प्रतिरोध होता है वो विभवांतर और धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो विभवांतर 8 वोल्ट दिया है और जो धारा है वो 4 एम्पियर। तो इस तरीके से 8/4, इसको हमने कट किया तो कितना आ गया, 2। तो 2 ओम। प्रतिरोध को किससे डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 2 ओम आ गया। क्वेश्चन ये था कि अगर किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है और उसमें बहने वाली धारा 4 एम्पियर है तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा। तो चालक का प्रतिरोध 2 ओम होगा। अब देखिए प्रतिरोधों का संयोजन हम कैसे करते हैं ताकि बिजली की अधिक से अधिक बचत हो सके और हमारा संयोजन भी सही प्रकार से हो सके। तो देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, विद्युत परिपथ के सभी भागों में हमें भिन्न धारा के मान की आवश्यकता होती है और यह प्रतिरोध के अलग अलग मानों वाले प्रतिरोधों की सहायता से संभव हो पाता है। जब हमारे पास जो प्रतिरोध का मान चाहिए वो उपलब्ध नहीं होता है,
लेकिन अन्य मान के प्रतिरोध उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम प्रतिरोधों को आपस में इस प्रकार संयोजित करते हैं कि हमें आवश्यक प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाए। सामान्यतः प्रतिरोधों का समायोजन दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। यानी कि जो प्रकार के हमारे पास जिस भी प्रकार के प्रतिरोध मौजूद है, हम उन्हीं का प्रयोग करके क्या करते हैं, अपना संयोजन कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम श्रेणी क्रम का संयोजन देखेंगे। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसको हम देखेंगे। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि वह एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में हो, तो इस प्रकार के प्रतिरोधों के संयोजन को श्रेणी संयोजन कहते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रतिरोध होते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में, इनमें प्रतिरोध इस प्रकार से लगे होते हैं, एक दूसरे से श्रेणी क्रम में लगे होते हैं इस तरीके से। तो इस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इस तरीके से आप देखिए, धारा के मार्ग में इस तरीके के प्रतिरोध मिलते हैं, इस तरीके का एक परिपथ होता है। तो इसमें जब धारा चलती है तो यहाँ पर इसमें पूरा B विभवांतर, यहाँ पर देखिए जब R1 प्रतिरोध होगा तो उसके लिए V1 विभवांतर होगा, जब R2 प्रतिरोध होगा उसके लिए V2 विभवांतर होगा, जब R3 प्रतिरोध होगा तो उसके लिए V3 विभवांतर होगा, और इस पूरे परिपथ में धारा I बह रही है। तो यह श्रेणी क्रम संयोजन है। अब इसको हम समझेंगे और कैसे इसका फॉर्मूला आएगा, अब इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस प्रकार के संयोजन में प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है। आप देखिए, इस प्रतिरोध का R1 का जो दूसरा सिरा है, R1 का पहला सिरा यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है। जो R1 का दूसरा सिरा है यह R2 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, और R2 का दूसरा सिरा R3 के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहता है, जैसा कि आपने ऊपर चित्र में देखा। अब देखिए, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब स्थिर रहते हैं, तो प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों पर लगाई गई विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं यानी कि उसका ताप और दाब स्थिर है, तो उसमें प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, यानी कि प्रवाहित होने वाली धारा होती है, वह विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होने का मतलब क्या होता है कि अगर धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और अगर धारा घटेगी तो विभवांतर भी घटेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए, विभवांतर जो है V इज प्रोपोर्शनल टू I के, और फिर जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, यानी कि ये अनुक्रमानुपाती का साइन हटेगा, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर के। तो इस तरीके से V इक्वल टू आई आर यहाँ से फॉर्मूला मिला ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे कि ताप, दाब अगर स्थिर रहता है, तो उसमें जो प्रवाहित होने वाली धारा है वह चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। V इज प्रोपोर्शनल टू I और V इक्वल टू आई आर। जहां पर R क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध को हम किससे डिनोट करते हैं, ओम के चिन्ह से, इस तरीके से। अब देखिए, चित्र के अनुसार तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं। आपने देखा है यहाँ पर R1, R2 और R3, ये तीन प्रतिरोध आपको दिखाई दे रहे हैं, और तीनों प्रतिरोध के सापेक्ष आप देखिए विभवांतर है V1, V2 और V3। अब देखिए, तीनों प्रतिरोधों में समान मान की धारा I प्रवाहित हो रही है, तथा तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर V1, V2 और V3 है। V1, V2 और V3 का मान ओम के नियम से निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, इस तरीके से यहाँ पर जो धारा है, इन सभी में धारा I बह रही है, यानी कि धारा I बह रही है, और जो प्रतिरोध है इन तीनों में R1, R2, R3 है, और R1 के सापेक्ष R1 में कितना विभव है, V1, R2 में कितना विभव या विभवांतर है, V2, और R3 में कितना विभवांतर है, V3। तो हमने अभी पढ़ा है ओम का नियम V प्रोपोर्शनल टू I के या V इक्वल टू आई आर के। तो इसी फार्मूले में अब हम इनको पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम चलिए देखते हैं, जहां पर V1 है वहां पर हम V को इस तरीके से V1 लिखेंगे और I, और यहाँ पर देखिए R की जगह पर R1 कर देंगे, और जहां पर V2 है वहां पर इस तरीके से V2 लिखेंगे और I, फिर यहाँ पर V2 के साथ क्या है, R2 है, फिर V3 देखिए, V3 के साथ क्या है, I और R3। और ये I क्यों नहीं बदल रहा है, क्योंकि I क्या है, सभी में समान रूप से धारा बह रही है, तो I का मान नहीं चेंज होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए,
तो V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2 और V3 इक्वल टू IR3, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है V बराबर IR के, उसी फार्मूले से ये निकला। अब तीनों विभवांतर निकल गए। अब देखिए, चूंकि परिपथ में आरोपित कुल विभवांतर कितना है, V है। V कैसे है, यहाँ पर ये पूरा आप देखिए, यहाँ पर क्या है, V है, तो ये जो पूरा विभवांतर है यह किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के, इन तीनों को जोड़ करके तो पूरा V आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू IR1 है, V2 की वैल्यू IR2 है और V3 की वैल्यू IR3 है, वही यहाँ पर पुट कर दिया गया है। तो अब देखिए V इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब यहाँ पर क्या किया हमने, क्योंकि I क्या है, सब में कॉमन है ना, आप देखिए I को हम क्या करेंगे, I को हम सेव कर लेंगे, फिर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखा कि जो I है वो तीनों में कॉमन है, तो I को हमने बाहर निकाल लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचे यहाँ पर। अब इस तरीके से V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, चूंकि हम जानते हैं कि V इक्वल टू I R के, अब हम V का मान समीकरण 1 में रखेंगे। V का मान हम क्या रखेंगे, समीकरण 1 में, तो यहाँ V की जगह पर क्या आएगा, I R आएगा। तो देखिए I R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी I है, यहाँ पर भी I है, तो ये I से I कट जाएगा। R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यही श्रेणी क्रम का संयोजन हमको मिल गया। तो ये जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता है, इसमें जो टोटल प्रतिरोध होता है वो तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी कि जो टोटल प्रतिरोध होता है वो तीनों प्रतिरोध या 3 से अधिक भी होंगे, तो मान लीजिए 4-5 होंगे तो उनको भी ऐसे हम जोड़ते चले जाएंगे, R4 प्लस R5, इस तरीके से सभी के योग के बराबर आएगा। तो ये श्रेणी क्रम का संयोजन हो गया। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 मिला, और किस फॉर्मूले से, V बराबर IR के फॉर्मूले से, और ये किसने दिया है, ओम ने दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे समांतर संयोजन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा, पैरेलल भी बहुत आसान है। इस तरीके से एक दूसरे के समांतर तीनों आपको दिख रहे हैं, R1, R2 और R3, और इनमें अलग अलग धारा बह रही है तीनों में, I1, I2 और I3, और विभवांतर V है, ठीक है। और तीनों को जब जोड़ेंगे, तीनों धाराओं को, I1, I2, I3 को, तो I मिलेगा। तो याद रखिएगा। अब देखिए समांतर संयोजन में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार से संयोजित किया जाए कि प्रत्येक एक दूसरे के समांतर हो, तो प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं। इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों के एक तरफ के सभी सिरे एक साथ और दूसरी तरफ के सभी सिरे आपस में जुड़े हों, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये सिरे आपस में क्या है, इन तीनों प्रतिरोधों के सिरे आपस में जुड़े हुए हैं और ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। इस तरीके से समांतर क्रम में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं तीनों प्रतिरोध। अब देखिए चित्र के अनुसार तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 हैं, जिनको आप देख रहे हैं। ये R1 है, R2 और R3 तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब देखिए ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तीनों प्रतिरोधों पर विभवांतर V का मान समान है। तीनों ही प्रतिरोधों पर जो विभवांतर है V है वो बिल्कुल समान है तीनों प्रतिरोधों पर। अब इसके बाद देखिए, तथा R1, R2 और R3 में प्रवाहित होने वाली धारा क्रम से I1, I2 और I3 है और कुल धारा का मान I है। तो ओम के नियम से फिर वही V बराबर IR1, V बराबर I2 R2 और V बराबर I3 R3। चूंकि V क्या है, तीनों में ही V धारा बह रही है, तो इसीलिए हम V इक्वल टू IR के फार्मूले से V इक्वल टू I1 R1, इस तरीके से I1 R1, V इक्वल टू I2 R2 और V इक्वल टू I3 R3। तीनों में ही V धारा बह रही है, तो यहाँ पर V1, V2, V3 का कोई मामला नहीं है, बस केवल और केवल I1, I2, I3 की धारा बह रही है और तीनों में प्रतिरोध R1, R2, R3 है। तो इस तरीके से हमने I1 R1, I2 R2 और I3 R3 इस तरीके से हमने विभवांतर निकाल लिया। अब देखिए इस तरीके से हम लिख सकते हैं I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। इस तरीके से आप समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे V बराबर I1 R1 दिया हुआ है, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं I1 R1 बराबर V के, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, I1 का मान निकाला। तो I1 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन
R1 के, तो वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है I1 बराबर V अपॉन R1 के, I2 बराबर V अपॉन R2 के, I3 बराबर V अपॉन R3 के। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा कितनी है? I है, और I का मान कितना है? I1, I2 और I3 के। अब देखिए I का मान I1, I2, I3 के बराबर है, तो अब हम यहाँ पर I1, I2, I3 की वैल्यू पुट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। I1, I2, I3 का मान जब हम रखेंगे समीकरण में, इस समीकरण में, समीकरण 1 में, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R1 है, तो यहाँ पर हमने रख दिया। यहाँ पर इस समीकरण में हमने क्या किया? I1 की वैल्यू रखी, I2 की रखी, I3 की रखी। तो यहाँ पर आप देखिए I इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे होंगे I इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R1 है, रख दिया हमने V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R2 है, रख दिया हमने। इसके बाद I3 की वैल्यू कितनी है? V अपॉन R3। यहाँ से भी आप देख सकते हैं वही बात मैंने लिखी है। अब देखिए यहाँ पर V, तीनों में V क्या दिख रहा है? कॉमन V को बाहर निकाल लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचा, ठीक है। और यहाँ पर आगे क्या है? I है। तो इस तरीके से आप देखिए I बराबर V अपॉन V, कोष्टक में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब चूंकि I बराबर क्या होता है? V, यही तो आपने पढ़ा है, V बराबर IR के, और इस तरीके से I बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन R के भी तो हो जाएगा, तो वही तो लिखा है I बराबर V अपॉन R के। तो बस I की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, I की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये V अपॉन R हो गया, इक्वल टू V R1, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 कोष्टक में। अब देखिए V से V क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। श्रेणी क्रम में आपको क्या मिला था? श्रेणी क्रम में आपको मिला था R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जबकि समांतर क्रम में क्या मिला हमको? ये श्रेणी में मिला, और समांतर में क्या मिला हमको? 1 अपॉन R बराबर, ये हमको समांतर में मिला। तो इस तरीके से ये श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, ये समांतर क्रम में संयोजन हो गया, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के। तो इस तरीके से श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध लगे हुए हैं तो उनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में भी आया होगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे विद्युत बल्ब, यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, यह किस तरीके से काम करता है। देखिए, विद्युत बल्ब या विद्युत लैंप विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा से बल्ब में फिलामेंट तंतु श्वेत तप्त हो जाता है, या विद्युत ऊर्जा से जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो श्वेत तप्त हो जाता है और प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब में हो रहे ऊर्जा रूपांतरण को निम्न प्रकार से लिखा जाता है। विद्युत ऊर्जा को यह पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, फिर प्रकाश ऊर्जा में। तो अक्सर हम देखते हैं, अगर हमसे कोई पूछता है कि जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब, वो कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है, तो हम यही कहते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लेकिन विद्युत ऊर्जा को सबसे पहले वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदलता है, और फिर उसके बाद प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। इसके बाद देखिए फ्यूज। फ्यूज क्या होता है दोस्तों? फ्यूज को देखने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, ये विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र है, इसको आप लोगों को याद करना है। ये कांच का बल्ब होता है। ये बल्ब आप लोगों में से सभी लोगों ने देखा है। यहाँ पर पिन लगा होता है जिसको हम होल्डर में फंसा लेते हैं आसानी से, और इसको हम ऊपर जो टोपी लगी होती है इसको हम रांगा बोलते हैं। और ये पीतल या एल्यूमिनियम की टोपी होती है। मेनता ये जो ऊपर लगी होती है, मेनली हमने देखा ये एल्यूमिनियम का ही बना होता है। फिर ये कांच का स्तंभ होता है, कांच का ही होता है, क्योंकि आप देखिए जब भी बल्ब टूटता है तो बहुत ही आसानी से टूट जाता है अगर गिर जाता है नीचे, और उसमें जितनी भी चीजें होती हैं आसानी से हम देख लेते हैं। ये आप देखिए सुचालक तार, नाइट्रोजन और या आर्गन गैस इसके अंदर भरी होती है। ये कांच का बल्ब होता है, और उसमें जो फिलामेंट होता है, ये जो फिलामेंट ये होता है टंगस्टन का। एग्जाम में पूछेगा कि फिलामेंट, जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, याद रखिएगा। अब इसके बाद हम फ्यूज देखेंगे। फ्यूज क्या होता है? किसी सर्किट में फ्यूज एक बचाव यंत्र है जो वायरिंग होने पर शॉर्ट सर्किट को इलेक्ट्रिकल सप्लाई से अलग कर देता है तथा सर्किट को होने वाले नुकसान से बचाता है। फ्यूज तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम के बने होते हैं। तो जो फ्यूज होते हैं यह शॉर्ट सर्किट से क्या करते हैं? घर को बचा लेते हैं, और बहुत ज्यादा नुकसान होने से भी ये क्या करते हैं? घर को बचा लेते हैं। तो इसीलिए फ्यूज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लगभग सभी घरों में लगे होते हैं ताकि शॉर्ट सर्किट ना होने पाए। और शॉर्ट सर्किट से क्या कर देते हैं, ये जो और घर की पूरी सप्लाई होती है उसको अलग कर देते हैं। अब देखिए विद्युतीकरण के लिए क्या क्या उत्तरदायी है।
यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट हैं, सभी को हम सॉल्व करेंगे। विद्युतीकरण के लिए उत्तरदायी क्या है? मैंने आप लोगों को आवेश के बारे में पढ़ाया था। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तभी सारी क्रिया होती है, तभी आवेश का प्रवाह होता है, तभी विद्युतीकरण होता है। तो यहाँ पर देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कौन जाता है? इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ही सारा काम करते हैं विद्युतीकरण का। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी प्रशिक्षुओं ने सारी वीडियो ध्यान से देखी है इस चैप्टर की, उनको आसानी से ये क्वेश्चन आ रहा होगा। इसके बाद देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक कहलाता है। आवेश का मात्रक, आवेश को किसमें मापते हैं हम? कूलाम में, एम्पियर में, वॉट में या ओम में? तो किसमें हम मापते हैं? कूलाम में। आपको पता है, धारा को एम्पियर में, प्रतिरोध को ओम में। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण है। मिक्सी, बल्ब, हीटर, प्रेस या फिर उपरोक्त सभी? दोस्तों, विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदलती है पहले, फिर उसके बाद प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। बल्ब अभी आप लोगों ने देखा। हीटर में क्या होता है? हीटर में जब हम लाइट से इसको जोड़ते हैं तो क्या होता है? हीटर क्या होता है? गर्म करके क्या देता है? ऊष्मा देता है। तो यह विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। जो प्रेस होता है ये भी क्या होता है? हीट होता है ना। जब हम इसको विद्युत देते हैं तो इस तरीके से प्रेस भी क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। लेकिन जो मिक्सी होता है ये गोल गोल घूमने लगता है, और जहां पर भी कोई भी वस्तु गोल गोल घूमेगी वहां पर आप समझ जाइएगा कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। ऑलरेडी पिछले सेमेस्टर्स में भी मैंने यही आपको बताया है कि जहां पर भी कोई वस्तु घूमती हुई मिली आपको, आप समझ जाइएगा कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि विद्युत मोटर, इसके अलावा पंखा, जितने भी पंखे आप देखते हो सभी का रूपांतरण किससे किसमें होता है? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो मिक्सी भी तो घूमती ही है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है तो उसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को अल्टरनेटिव करंट पढ़ाया है, अल्टरनेटिंग करंट के बाद आपको डायरेक्ट करंट पढ़ाया है। तो एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो उसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है। लेकिन जो दिष्ट धारा होती है, डायरेक्ट करंट होती है, इसकी दिशा नहीं बदलती है। दिष्ट धारा की दिशा नहीं बदलती है। ऑप्शंस में देखिए, दिष्ट धारा, विद्युत सेल, प्रत्यावर्ती धारा और कोई ने दिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दिष्ट धारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। धन आवेशित, ऋण आवेशित, दोनों आवेश या कोई आवेश नहीं? दोस्तों, जब एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ हो जाती है धन आवेशित, ऋण आवेशित, दोनों आवेश या कोई आवेश। दोस्तों, जब एबोनाइट की छड़ को हम रेशम के कपड़े से या बिल्ली के खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पर, उस रेशम के कपड़े से या बिल्ली की खाल से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। इसकी वजह से जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे वहां पर क्या होगा? ऋण आवेश होगा। तो रेशम के कपड़े से, रेशम से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं? एबोनाइट की छड़ पर चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से यहाँ पर धन आवेश आता है रेशम में, और एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश आता है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, अगर कांच के छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो क्या होगा? अगर कांच के छड़ को रेशम से रगड़ेंगे तो कांच पर धन आवेश आएगा। इसका भी आप विशेष ख्याल रखिएगा। अगर कांच की छड़ होगी तो उस पर धन आवेश आएगा, यानी कि कांच के छड़ से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे रेशम के कपड़े पर। लेकिन अगर एबोनाइट की छड़ होगी तो एबोनाइट की छड़ रेशम के कपड़े में से या बिल्ली की खाल में से इलेक्ट्रॉन ले लेती है, तो इसीलिए इस पर ऋण आवेश आता है। और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसी पर ऋण आवेश आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो इस कंडीशन में एबोनाइट की छड़ में ऋण आवेश आ जाता है। लेकिन अगर कांच की छड़ होगी तो उसमें धन आवेश आ जाता है, क्योंकि वह इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है। किसके पास चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन? रेशम के कपड़े के पास। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ में आ जा रहे हैं, तो इसीलिए इसमें ऋण आवेश हो गया। जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसी के पास ऋण आवेश रहेगा। आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन जहां भी जाएगा वहां ऋण आवेश लेकर के ही जाएगा। फिर है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? दोस्तों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश। क्योंकि एक धनावेश जो कि प्रोटॉन में होता है और ऋण आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन के पास होता है। जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। अब देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश मैंने आप लोग को बताया था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शुष्क सेल में जस्ते का पात्र
होता है जिसमें भरा होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए शुष्क सेल जो होता है, शुष्क सेल जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, टीवी में रिमोट, टीवी के रिमोट के लिए, एसी के रिमोट के लिए, तो जो जस्ते का पात्र होता है उसमें क्या भरा होता है पूछा जा रहा है, तो कार्बन भरा होता है, सिलिकॉन भरा होता है, जर्मेनियम या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमोनियम क्लोराइड। और जस्ते मतलब जिंक, याद रखिएगा। तो इस तरीके से शुष्क सेल जो जिसका प्रयोग हम घरों में करते हैं, इसमें जो जिंक का पात्र होता है, यानी कि आपको पता है कि जिंक की ही परत होती है चारों तरफ इसके शुष्क सेल के, तो इसके अंदर जो भरा हुआ पदार्थ होता है वो क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है। मैंने आप लोगों को दो प्रकार के सेल बताए थे, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल और डेनियल सेल। और द्वितीयक में मैंने आपको बताया था सीसा संचायक सेल। तो ऑप्शन ए जो है यही क्या है, सीसा संचायक सेल। और इसको हम क्या कर सकते हैं, वापस से आवेशित कर सकते हैं। एक बार डिस्चार्ज होने के बाद इसको फिर से हम चार्ज कर सकते हैं। लेकिन शुष्क सेल को, वोल्टीय सेल को, डेनियल सेल को, इनको हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेक्लांसे सेल को भी, ये क्या होते हैं, एक बार यूज करने के बाद फिर दोबारा काम नहीं आते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिरोध का मात्रक है वोल्ट, ओम, एम्पियर या कोई नहीं। वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर आई धारा का मात्रक है और ओम प्रतिरोध का मात्रक है। और इसका चिन्ह कैसे होता है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को खत्म कर लिया और चैप्टर नंबर 4 खत्म हो गया। अब चैप्टर नंबर 5, जिसका मैं पूरा एक ही वीडियो बनाऊंगी और एक ही वीडियो में इसको मैं खत्म कर दूंगी, जो कि है चुंबकत्व। और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसीलिए एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 तक आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका फिजिक्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद केवल और केवल केमिस्ट्री वाला पार्ट बचेगा। फिजिक्स में केवल 2 चैप्टर बचेंगे। तो फिजिक्स वाला पार्ट खत्म होने के बाद, यानी कि अगला वीडियो जो होगा वो आपका चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व होगा और इसके बाद आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से फिजिक्स खत्म होने के बाद फिर केमिस्ट्री वाला पार्ट हम पढ़ेंगे और पूरा साइंस आपका खत्म हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं और वीडियोस आपको कैसी लग रही है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करके जाइएगा और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स अपने जरूर छोड़ के जाइएगा। और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, चैप्टर नंबर 4 तक की पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और सभी वीडियोस की लिंक आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषय प्रियंका मैम पढ़ा रही हैं टारगेट टीचर जॉब चैनल पर। प्रियंका मैम के वीडियोस को भी देखिए और उसकी भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, उनके भी वीडियोस की पीडीएफ आपको टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप में ही मिलेगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग ऐसे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।